तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। जैसा कि बच्चे आप पीछे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ एआरओ एग्जाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सीरीज, जिसका बेटा ये कौन सा भाग है? 12वां। इससे पहले 11 पार्ट्स जो है बेटा इसके आ चुके हैं हिंदी के। बस ये है कि बहुत दिनों से हिंदी की क्लास नहीं हो रही थी, क्योंकि इस समय चल रही थी हमारी कंप्यूटर की सीरीज, ठीक है ना। लेकिन घबराना नहीं है आपने, बेटा हिंदी का भी क्या है, नंबर आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम बेटा हिंदी में अपना 12वां भाग लेकर के आए हैं। और ये बेटा इससे पिछला वाला भाग 11वां और ये 12वां दोनों किसको समर्पित हैं? ये समास को समर्पित हैं। इसमें हम समास की प्रैक्टिस करेंगे, समास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन बेटा मैं निकाल लेता हूं। उधर आप लोगों को एक काम करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, और जो बच्चे नए हैं उनको भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और बेल आइकन भी दबानी है बेटा, जब तक घंटी नहीं दबाओगे मामला जमेगा नहीं, आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? तो चलिए मैं बेटा प्रश्न जो है आगे निकाल लेता हूं। पिछली जो क्लास थी उसमें बेटा हम कर चुके थे लगभग 22 या 23 तक, ठीक है ना। कोई बात नहीं बेटा, 21 से स्टार्ट कर देते हैं आज, ठीक है ना। चलिए भैया करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। बिल्कुल गुड इवनिंग, आप सभी को भी बहुत बहुत गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाएंगे बेटा, सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट, ठीक है ना। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न, तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां किस समास का उदाहरण है? तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, भैया उसे हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? त्रिवेणी। और त्रिवेणी मतलब तीन वेड़ियों का समाहार, मतलब तीन नदियों का समाहार। तो बेटा वो है आपका द्विगु समास। या तो आपको मिला, आपको या तो लिखा मिल जाए बेटा त्रिवेणी, ठीक है ना, या फिर तीन वेणियां मिलती हैं जहां, या फिर तीन नदियों का समाहार। सिंपल सा मतलब है द्विगु समास, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखते हैं 22वां, देशांतर में कौन सा समास है? बताइए साहब, देशांतर में कौन सा समास है? 22वां प्रश्न आपके सामने बेटा, उत्तर बताएंगे। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। देशांतर में कौन सा समास होगा? कौन सा हो जाएगा बेटा? देखो बहुब्रीहि हो नहीं सकता। द्विगु, क्या इसका पहला शब्द संख्यावाची है? क्या देश और अंतर दोनों में द्वंद्व है? नहीं है। तो बेटा कर्मधारय हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? कर्मधारय हो गया, जहां विशेषण विशेष का संबंध हो या उपमान उपमेय का संबंध हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे 23वां। देखो आ गया, वही आ गया, त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी मीन्स तीन नदियों का समाहार। और जहां भी समाहार वाली कंडीशन आती है वहां पर वही आपका हो जाता है द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा बेटा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 24, बताइए बेटा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किसी नए पद की ओर इशारा करते हैं बेटा। क्या कहलाएगा आपका? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। बताओ बेटा क्या कहलाएगा? जहां पर दोनों पद मिलकर किसी नया अर्थ, किसी नए पद की ओर इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब जहां पर दोनों पद प्रधान ही नहीं हैं। और हमको पता है बेटा वो होता है आपका बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। प्रधानता के आधार पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बता दूं बेटा। द्वंद्व, जहां पर द्वंद्व की स्थिति हो, द्वंद्व मतलब युद्ध, और युद्ध भैया दोनों तरफ से ही होता है, एक तरफ से नहीं होता। तो बेटा द्वंद्व में दोनों ही पद आपके प्रधान होंगे, चाहे पूर्व पद हो चाहे आपका उत्तर पद हो, ठीक है ना। इसके बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही बेटा है कर्मधारय। इनमें है बेटा उत्तर पद प्रधान बाद वाला, और अव्ययी भाव में आपका होता है पूर्व पद प्रधान। तो एक बार बेटा मैं पुनः लिख देता हूं पदों की प्रधानता के आधार पर। सबसे पहले अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है ना। इसमें बेटा आपका फर्स्ट पूर्व पद, ठीक है ना, पूर्व पद प्रधान होता है। इसके बाद अव्ययी भाव के बाद बेटा तत्पुरुष, तत्पुरुष हो चाहे कर्मधारय हो चाहे आपका द्विगु समास हो,
इन तीनों में ही, क्योंकि तत्पुरुष में से ही कर्मधारय बना है, दिगु बना है, इन तीनों में ही बेटा आपका उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, बाद वाला, सेकंड वाला। और इसके बाद में बात कर लूं आपकी द्वंद्व। द्वंद्व मैंने अभी बताया दोनों तरफ से होगा, तो द्वंद्व में बेटा आपके दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। और इसके बाद लास्ट बेटा बचा आपका बहुब्रीय। इसमें बेटा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है ना, कोई नहीं, ना ही आपका पहला वाला ना ही आपका दूसरा वाला, ठीक है ना। तो पदों की प्रधानता के आधार पर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बेटा प्रश्न बनता है, पूछ लेगा बताइए इनमें से किसमें उत्तर पद प्रधान नहीं होता, तो तीन तो ये दे देगा जिसमें होता है, एक इसमें से कोई दे देगा, ठीक है ना। तो उत्तर पद भैया या तो बहुब्री हो गया, अव्ययीभाव हो गया जैसे तुम्हारा, ठीक है ना। द्वंद्व में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ऐसे करके प्रश्न आपके बनते हैं, तो आपको जो है बेटा पदों की प्रधानता के आधार पर पता होना चाहिए, ठीक है ना, कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है, बताइए बेटा। ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, फिर भी लो एक बार देख लो बेटा। गौशाला, गाय के लिए शाला, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है ना, ना ही दिगु होगा ना ही द्वंद होगा, कौन सा हो जाएगा बेटा, तत्पुरुष हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास, ठीक है साहब। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई भी दिक्कत परेशानी बाधा हैरानी संकट, हर समस्या का इलाज सियाराम क्लास, ठीक है ना बेटा, बताओ यहां तक कोई तकलीफ आपको। गौशाला, गाय के लिए शाला, तत्पुरुष समास हो गया। अगला देखेंगे, जलधि में कौन सा समास है, बताइए बेटा। जलधि, आप जानते हैं बेटा जलधि किसका पर्यायवाची शब्द है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जलधि किसका पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का, वेरी गुड बेटा, किसका है, समुद्र का है। जलधि का मतलब होता है जल को धारण करने वाला, ठीक है ना, तो जल को जो धारण करता है उसको कहते हैं बेटा हम जलधि, समंदर, ठीक है ना, समुद्र को कहते हैं जलधि। और जलधि में आपको होता है जल को धारण करने वाला, तो भैया यहां से हमारा क्या निकल के आया, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अगर आपको शब्दों का मतलब पता है, सही मतलब पता है, ठीक है ना, तो आप आराम से समास बता सकते हैं, और खास करके तत्पुरुष समास। बात समझ में आ गई, लेकिन शब्दों का सही मतलब पता होना चाहिए आपको। आगे बात करेंगे योगदान। योगदान में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीय, अव्ययीभाव। एक बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ट्राई करेंगे बेटा पता करने की, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके क्या होगा उत्तर, बताइए बेटा क्या होगा। योगदान, देखो कर्मधारय की अगर मैं बात करूं, यहां ना तो योग और दान, भाई प्रथम पद है योग, दूसरा है दान, तो आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में उपमान उपमेय का संबंध है, ना ही विशेषण और विशेष्य का संबंध बन रहा है, तो कर्मधारय तो कतई नहीं होगा। अव्ययीभाव में हमको पता है जो प्रथम पद होता है उसमें भैया उपसर्ग से बनता है, वो उसमें आता है या, अति, बे, यथा, अनु, बे, भर, ऐसे शब्द आते हैं, अव्यय विकार वाले शब्द आते हैं, ठीक है ना, जो कभी खर्च नहीं होते, जो कभी परिवर्तित नहीं होते, ऐसे शब्द आते हैं, तो अव्ययीभाव भी नहीं है। क्या ये बहुब्रीय किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। योगदान शब्द, ठीक है ना, किसी तीसरे की तरफ जो जीव या वस्तु की तरफ इशारा होता है ना, वो खास करके बेटा उसमें होता है जिसमें जीवन होता है, खास करके जीव, जैसे या तो इंसान हो गया या फिर किसी वृक्ष हो गया, कोई वृक्ष, पेड़ पौधे, ठीक है ना, उनमें अधिकतर बेटा हमारा बहुब्रीय समास जो है सटीक बैठता है। बात समझ में आई नहीं है, तो बहुब्रीय भी नहीं है, तो योगदान में सिंपल सा हो गया बेटा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो गया, योगदान में तत्पुरुष समास हो गया। अगला बताइए साहब, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है, बताइए बेटा। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है। या तो आपको बेटा इसका एक शब्द पता होना चाहिए, देव जो महान है इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है, बेटा अच्छा प्रश्न है ये। अगर देखो यहां पर पूछ लेता महादेव, ठीक है, देव जो महान है अर्थात महादेव, तो बेटा इसमें हो जाता बहुब्रीय समास। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें कि देव जो महान है, भाई जो देव
जो महान है उनको भी हम क्या बोलेंगे, महादेव बोलेंगे। उसको बेटा क्या बोलेंगे, महादेव। महादेव आपको पता है किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, और वो है भैया कौन, हमारे भगवान भोलेनाथ। ठीक है ना। अगर वैसे देखा जाए तो महान देव, ऐसे देव जो महान है, वो सारे देवता जो महान है, तो बेटा इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा करने वाली अगर बात की, तो देव जो महान है अर्थात महादेव, महादेव मतलब भगवान भोलेनाथ, किसी तीसरे की ओर इशारा हो गया तो भैया इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अगर एग्जाम में बेटा कर्मधारय और बहुब्रीहि आए और दोनों में आपको कंफ्यूजन लगे, तो बहुब्रीहि लगा के आना सबसे सही वही रहेगा। क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर हमने देखा है कि भैया जब भी कर्मधारय बहुब्रीहि का केस बनता है तो वो क्या करता है, बहुब्रीहि को ही सिलेक्ट करता है। ठीक है ना। 29 गुरुदेव शब्द में समास है, बताइए बेटा। गुरुदेव शब्द में समास होगा अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर आपका कर्मधारय, बताइए बेटा। गुरुदेव, देखो अव्ययीभाव हो नहीं सकता। देखो समास की बेटा अच्छी चीज ये है समास में कि अगर आपको समास आते हैं अच्छे से, ठीक है ना, अगर आपको उनकी परिभाषाएं पता हैं, तो आप जो है एलिमिनेशन मेथड से भी चीजों को आसान बना सकते हैं, वहां से भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए अव्ययीभाव समास, आपको पता है अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद होता है बेटा वो होता है उपसर्ग से बना हुआ। अब यहां आप देखोगे क्या ये गुरु जो शब्द है बेटा उपसर्ग है, बिल्कुल नहीं है। उपसर्ग भी कैसे, अव्ययीभाव वाले शब्द, या अतिवे, अनुवे, भर, ठीक है ना, ऐसे शब्द। तो अव्ययीभाव तो बेटा इसमें बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष हम ज्यादातर पढ़ते हैं, उसमें भैया कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए कुछ ऐसा बन रहा है, गुरु के लिए दिए, गुरु के लिए देव नहीं बन रहा ना, या गुरु का देव ना, तो संबंध तत्पुरुष कैसा भी कोई भी इसमें तत्पुरुष नहीं बन रहा है। बहुब्रीहि, क्या गुरुदेव शब्द किसी तीसरे स्पेशल व्यक्ति को इशारा करता है, क्या गुरुदेव किसी एक खास व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होता है जिसको हम केवल गुरुदेव बोलते हो। जैसे बेटा दशानन, दशानन आप सभी जानते हैं दशानन शब्द केवल रावण के लिए इस्तेमाल होता है कि नहीं, तो वो उसके लिए ही, उसका पर्यायवाची है। ठीक है ना। लेकिन मैं बात करूं गुरुदेव की, तो बेटा इसमें बहुब्रीहि भी नहीं बैठ रहा। अब देखो सीधा मुझे लग गया क्या है साहब, कर्मधारय। ठीक है ना। गुरुदेव, देवता तुल्य गुरु, देवता के समान आपका गुरु, उसको कह देते हैं भैया गुरुदेव। अगर आपको लगता है कि आपके गुरुजी देवता के समान है तो उसे हम बोलते हैं गुरुदेव। बात समझ में आ गई। तो उपमान उपमेय का संबंध है, इसमें भैया तुलना गुरु की देव से की गई है, तो इसलिए बेटा इसमें उपमान उपमेय का संबंध है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो गुरुदेव में आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, कोई बाधा, कोई भी संकट हो, आपकी हर समस्या का इलाज सियाराम क्लास। ठीक है ना बेटा। चीजों को अच्छे से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। आ जाइए भैया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, परमानंद में समास है। बताइए साहब परमानंद। ठीक बेटा ऐसे ही सोचेंगे, अभी गुरुदेव में सोचा था। बताइए परमानंद, परम आनंद, आनंद कैसा है भैया, परम है। क्या होगा बेटा, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययीभाव या फिर बहुब्रीहि। बताओ बेटा क्या होगा परमानंद में, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। बिल्कुल सही बेटा। देखो यहां विशेषण विशेष का संबंध है। आनंद कैसा है, परम है। आनंद की विशेषता है कि भैया परमानंद। ठीक है ना। देवानंद मत कर देना। ठीक है ना। परमानंद, विषयानंद, ठीक है ना, घनानंद, ये सारे के सारे भैया शब्द जो हैं आपके कर्मधारय समास में ही आएंगे। ठीक है ना। क्योंकि आनंद क्या है, विशेष है, और उसकी विशेषता बता रहे हैं उससे आगे आने वाला शब्द। ठीक है ना। परमानंद, तो परमानंद में भैया आपका हो गया कर्मधारय समास। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समास नहीं है, बताओ भैया। अव्ययीभाव समास बिल्कुल होता है, द्वंद्व समास ये भी होता है, बहुब्रीहि ये भी होता है। कर्म कारक समास ये कोई समास का टाइप नहीं है, ये कोई भी समास का प्रकार नहीं है। ठीक है ना। तो ये बेटा आपका हो गया गलत। प्रश्न नंबर 32 बताओ साहब। 32 क्या कर रहा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हैं।
अभी हमने आपको बताया था द्वंद्व की स्थिति जहां बने, युद्ध की स्थिति और युद्ध में दोनों ही पार्टी मेन भूमिका निभाती हैं, दोनों का ही रोल तगड़ा होता है भैया, तभी युद्ध बचता है। तो आपको पता है जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे तो भैया वो क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या हो गया बेटा? द्वंद्व समास हो गया। आगे देखेंगे जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची देखो और अंतिम पद संज्ञा हो, बिल्कुल बेटा प्रथम पद संख्यावाची, यहीं से आपने आइडिया लगा लिया कि इसका उत्तर तो दिगु होगा, दिगु से अलग हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न बताइए 34, महाजन शब्द में समास है, बताइए बेटा महाजन शब्द में समास कौन सा होगा? 34 उत्तर बताइए 34 का क्या होगा? क्या हो जाएगा बेटा? महाजन कर्मधारय समास। वेरी गुड। महान है जो जन उनको कहते हैं महाजन। जन की विशेषता कि भैया ऐसे जन जो महान हैं, ठीक है ना। तो विशेषा जो विशेषण विशेषता जहां आती है बेटा वो आपका होता है कर्मधारय समास। तो 34 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 35 बताइए बारहसिंगा। बारहसिंगा में कौन सा समास होगा बेटा बताओ? बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर आपका अव्ययीभाव समास, बताओ। देखो एलिमिनेशन मेथड भी लगाओगे, आपको पता है अव्ययीभाव और द्वंद्व तो है नहीं, ठीक है ना। या तो कर्मधारय समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। अब देखो कर्मधारय की भी अगर मैं सोचूं तो यहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, ना ही बेटा यहां पर आपका उपमान उपमेय का संबंध है, ठीक है ना। विशेषण विशेष्य का आप समझते हैं कि भैया ऐसा सिंह जिसके क्या हो 12 सिंह हो, मतलब 12 सिंह वाला। तो देखो जिसके 12 सिंह हो तो बेटा वो क्या कहेगा आपका बहुब्रीहि समास। ये बेटा एक हिरन है, हिरन है जिसके 12 सिंह होते हैं और स्पेशली उसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है बारहसिंगा, ठीक है ना। तो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ क्या हो रहा है, इसमें इशारा हो रहा है किसी तीसरे व्यक्ति या जीव की तरफ, ठीक है ना। किसी तीसरे व्यक्ति या जीव के लिए कोई स्पेसिफिक शब्द जब उसका परमानेंट उसे एक मूल शब्द बन जाता है ना तो बेटा वही बनता है आपका बहुब्रीहि समास। तो बारहसिंगा ये एक हिरन के लिए, एक स्पेशल हिरन के लिए एक स्पेशल शब्द है जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बारहसिंगा बहुब्रीहि समास, ठीक है साहब। आगे देखेंगे कर्मधारय समास का उदाहरण है, बताइए बेटा। गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र या नीलकंठ, बताओ। कर्मधारय समास गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, जैसे इमारतें होती है ना स्काई रैपर्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं गगनचुंबी इमारत, इतनी ऊंची ऐसे लगता है जैसे आसमान को चूम रही हो, तो बेटा उनको कहते हैं हम गगनचुंबी। इसमें हो जाएगा आपका गगन को चूमने वाली, तो इसमें हो गया आपका बेटा संबंध तत्पुरुष, ठीक है ना। तो ये तो हट गया। पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए जो शाला होती है इसमें भी तत्पुरुष होता है बेटा, ये भी हट गया। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान भोलेनाथ, तो बेटा ये शब्द भोलेनाथ के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी आपका कर्मधारय नहीं आएगा, ठीक है ना। ये किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया इसमें बेटा क्या बहुब्रीहि समास। अब बच गया केवल आपका श्वेत पत्र, ऐसा पत्र जो श्वेत है, जो सफेद है। पत्र की विशेषता क्या है बेटा कि बेटा वो श्वेत है, सफेद है, तो वही आपका क्या बैठ गया कर्मधारय समास, ठीक है ना। बताओ यहां तक कोई तकलीफ, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप खुलेआम जो है बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो भी समस्या है आपकी, ठीक है। बताइए कोई समस्या? वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है ना। अच्छा अगले का भी बता दिया, शाबाश बेटा, ठीक है ना। 37 चलो ट्राई करें बेटा तब तक, बाकी के और बच्चे बताएं। 37 में क्या होगा? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है, क्या होगा? वेरी गुड बेटा। देखो जहां दोनों पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे की तरफ ही इशारा होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा उधर आपका, उधर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए, बताइए बेटा। अव्ययीभाव समास का चयन, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर या पाप पुण्य, बताइए बेटा क्या होगा 38 का।
देखो आप सभी जानते हैं पाप पुण्य योजक चिन्ह लगा हुआ है, आसान बना दिया बेटा इसने प्रश्न। योजक चिन्ह लगा हुआ है और हम जानते हैं जिसमें योजक चिन्ह आए या बीच में और अथवा या ऐसे शब्दों का लोप हो वहां होता है आपका द्वंद्व समास। क्या होता है बेटा? द्वंद्व। तो ये तो हट गया भैया, द्वंद्व तो यहाँ है नहीं। घोड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, सीधा सीधा। अगर देखो तत्पुरुष समास की खासियत है, अगर आपको शब्दों का सही मतलब पता है, आप शब्दों को सही से पकड़ पा रहे हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसमें तत्पुरुष होगा और तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष में से कौन सा होगा, ठीक है ना। कर्म तत्पुरुष या तुम्हारा जो है संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। तो भैया अगर आप चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आप भी पता कर पाएंगे। इसके बाद पीताम्बर। पीताम्बर देखो पीला है जिसका अंबर, ठीक है ना। इसमें बच्चे कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। पीताम्बर, पीला है अंबर, जो अंबर जो वस्त्र पीला है उसे हम कहते हैं पीताम्बर। तो देखा जाए तो इसमें है कर्मधारय समास, क्योंकि अंबर की विशेषता है कि भैया वो पीला है, और जहां विशेषता विशेषण का संबंध हो, विशेषण विशेष्य का, बेटा वहां होता है आपका कर्मधारय समास। लेकिन अगर यही पीताम्बर की जगह हो पीताम्बरधारी, तो पीले अंबर धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो पीताम्बरधारी में क्लियर है, पीताम्बरधारी में होगा बेटा आपका बहुव्रीहि समास। लेकिन जो पीताम्बर शब्द है ना, कभी कभी इसका जो सेंस है ना एग्जामिनर ऐसे निकाल लेता है कि पीले वस्त्र धारण करने वाला, जबकि पीताम्बर का मतलब होता है पीला अंबर, कर्मधारय समास। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर बेटा इसको ऐसे लेता है पीताम्बर, पीले हैं जिसके अंबर, तो पीले हैं जिसके अंबर, फिर तो भैया भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे और फिर आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बर जब भी शब्द आपको दिया जाए और ऑप्शन में कर्मधारय हो और ऑप्शन में बहुव्रीहि हो, तो बेटा बहुव्रीहि ही सिलेक्ट करके आना है, ठीक है ना, पीताम्बर के लिए। और बाकी अगर पीताम्बर धारी है तो फिर क्लियर है ही, पीताम्बर को धारण करने वाला पीताम्बरधारी अर्थात बहुव्रीहि समास श्री कृष्ण, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक ही बच गया अव्ययी भाव, आजीवन। जीवन शब्द में आ लग गया भैया, उपसर्ग लग गया आ, ठीक है ना, ये बन गया अव्ययी भाव शब्द, ठीक है ना। और अव्ययी भाव समास बना दिया इसने। आजीवन शब्द कैसा है? अव्ययी भाव वाला, ठीक है ना, जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर एक परिस्थिति में ये एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को कहते हैं बेटा अव्ययी भाव। इसके बाद बात करेंगे अगला प्रश्न 39, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है? बताइए साहब। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? हाँ जी साहब। राजकुमार बिल्कुल है साहब, राजा का कुमार राजकुमार। यज्ञ वेदी ये भी है। ग्रामवासी गांव का वासी, यज्ञ के लिए वेदी। एक ही बच गया आपका आजन्म। देखो जैसे आजीवन था वैसे ही आजन्म, एक शब्द है मूल शब्द जन्म, उसमें एक उपसर्ग लग गया आ आगे, ठीक है ना। क्या बन गया बेटा आपका? ये बन गया आजन्म। और आजन्म कैसा शब्द है? अव्ययी भाव वाला है, इसमें बेटा क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इनमें से तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल कौन नहीं है? आजन्म नहीं है, क्योंकि आजन्म है आपका अव्ययी भाव का उदाहरण, ठीक है साहब। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। बताइए बेटा, निम्न में से एक में कर्मधारय समास नहीं है। किसमें नहीं है साहब कर्मधारय समास? बताइए बेटा, ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। निम्न में से किसमें कर्मधारय समास नहीं है? लड़का भूख से अधमरा हो गया, तो मैं अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। बताइए साहब, या उठो दिया बाती का, हाँ दिया बत्ती का समय हो गया है, ठीक है सब। बताइए बेटा किसमें कर्मधारय समास नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट। देखो लड़का भूख से अधमरा हो गया है, कैसा? आधा मरा हुआ, तो बेटा इसमें भी कर्मधारय समास है।
तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, इसमें भी है बेटा। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, बिल्कुल इसमें भी है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया है, एक यही अकेला ऑप्शन है जिसमें आपका कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है बेटा, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है, इसमें बेटा कर्मधारय समास नहीं है। बताओ कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है? देखो आगे अभी बेटा बताया था नीलकंठ, बताओ 41 नीलकंठ में कौन सा समास है? देखो इसमें सी वाले में तो विवाह संबंध, विवाह संबंध में आपका देखो कर्मधारय समास है कि नहीं? केवल एक यही ऑप्शन है आपका, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। इसी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसा युग्म नहीं है जहां पर एक हो आपका विशेषण, एक हो आपका विशेष्य। बात समझ में आई नहीं आई? इसमें नहीं है। अच्छा बी में बताओ बेटा, बी वाले में तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कमेंट करके, इसमें भैया कौन सा शब्द युग्म है जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध बन रहा है, या उपमान उपमेय का बन रहा है, जिससे कि हम इसे कर्मधारय समास की डेफिनेशन दे सकें। नीलकंठ बेटा, नीलकंठ की बात कर रहे थे हम। नीलकंठ आपको पता ही है क्या हो जाएगा, इसमें बहुब्री है, लेकिन बहुब्री ऑप्शन में नहीं है, तो नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ कर्मधारय। कंठ की विशेषता है कि भैया वो कैसा है, नीला है। बात समझ में नहीं आई? अगर बेटा यहाँ पर बहुब्री होता ऑप्शन में तो बहुब्री हो जाता, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान महादेव, नीलकंठ महादेव। लेकिन जब ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो सीधा सीधा कर्मधारय हो गया। बताओ कोई तकलीफ? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? बताओ बेटा, युद्ध में स्थिर रहने वाला किसका होगा? किसका होगा बेटा? ये अलुक का होगा, ये अलुक तत्पुरुष। ठीक है ना, जिसको नहीं पता बेटा वो मेरी पिछली क्लास देखिए, उसमें मैंने बताया है अलुक तत्पुरुष। ठीक है ना, बाकी कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ये सब आपको पता ही है। ठीक है ना, 43 की बात करेंगे। कर्ण संप्रदान संबंध बेटा इनका आपको पता ही है कि इनके जो है कारक विभक्ति क्या होती है। ठीक है ना, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आपको पता ही है। संप्रदान का होता है के लिए, कर्ण का होता है से, संबंध का होता है काकी के। ठीक है ना, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, आसान है बेटा, कौन सा होता है? बहुब्रीय होता है। ठीक है ना, जिस समास का द्वंद्व में दोनों होते हैं, द्विगु में होता है आपका बेटा द्वितीय पद, और कर्मधारय में भी आपका होता है उत्तर पद, द्वितीय पद मतलब। ठीक है ना, सेकंड वाला। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। हाँ देखो पीताम्बर शब्द बेटा अभी बताया था, पीताम्बर शब्द में कौन सा होता है? पीताम्बर में वैसे देखा जाए तो कर्मधारय होगा, लेकिन एग्जामिनर कर्मधारय के साथ बहुब्री देगा तो बहुब्री हम टिक करके आएंगे। और अगर वो पीताम्बरधारी पूछता है तो क्लियर है, पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वहां बेटा आपका हो जाएगा बहुब्रीय समास। लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन देखेंगे ना सेंटेंस में, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, तो भैया वो पीले अंबर, पीले वस्त्र की पूजा नहीं कर रहा होगा, वह पूजा कर रहा होगा पीले हैं जिसके वस्त्र, उसकी पूजा कर रहा होगा। तो पीले हैं जिसके वस्त्र, तो भैया वो पीताम्बर क्या हो गया? वो हो गए भगवान श्री कृष्ण। इसका मतलब है कि पुजारी जो भगवान किसकी? श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है। तो बेटा पीताम्बर शब्द यहाँ श्री कृष्ण की ओर इशारा करता है, मतलब किसी तीसरे पद या व्यक्ति की ओर इशारा करता है, इसलिए पीताम्बर में यहाँ हो जाएगा आपका बहुब्रीय समास। बात समझ में आई? बताओ यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी समस्या हो बेटा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो उम्मीद है बेटा चीजें बेहतर रही होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगली क्लास में भी बता सकते हैं, हमारे ईमेल जो मेल एड्रेस है उस पर भी मेल करके बता सकते हैं। ठीक है ना, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई हैं, और समझ में आई हैं तो आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, और जो बच्चे नए हैं उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, तो चलिए साहब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बेटा हिंदी की क्लास बहुत दिनों बाद आई है,
कोशिश करेंगे हिंदी को भी हम साथ साथ में चलाएं, ठीक है ना। कंप्यूटर की तो आपकी चल ही रही है, हिंदी की भी बेटा आपका जो है ये आज का जो है 12वां भाग आ चुका है, इससे पहले 11 भाग पहले ही आ चुके हैं। अगर आपको उनको देखना है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको आरओ एआरओ एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए भैया अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शिवरात्रि, जय हिंद।